दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी पार्टी में गए हैं। रोशनी थोड़ी धीमी है, म्यूजिक हल्के सुर में बज रहा है, और वहीं एक लड़की है। उसमें कुछ तो खास है। उसकी आंखों में एक चमक है, उसकी हंसी में एक मिठास है। आप चाहते हैं कि वो आपको नोटिस करे। आप उससे बात करना चाहते हैं, उसके दिल में अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन कैसे? शायद आपने पहले ही वो सारी पुरानी लाइनें आजमा ली हैं। शायद आपको लगता है कि अच्छा दिखना या बहुत पैसा होना ही काफी है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, कि बात सिर्फ बाहरी दिखावे की नहीं होती। किसी का दिल जीतने का, उसे अपना बनाने का एक अलग ही तरीका होता है। ये एक कला है, एक हुनर है। इसी बात को समझाते हुए हमारी लेखिका रोवीना रीड अपनी किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन लेकर आती है। अब सवाल उठता है, रोवीना कौन है? कोई परी या जादूगरनी नहीं, वो भी हमारे और आपके जैसे एक आम इंसान है। उन्होंने लोगों को देखा है, उनके रिश्तों को समझा है। उन्होंने ये महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ही दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं, और कुछ अच्छे लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें वो छोटा सा जादू नहीं आता, प्यार जताने का, जुड़ाव बनाने का तरीका नहीं आता। रोवीना ने ये हुनर अपनी जिंदगी के अनुभवों से, लोगों से बातचीत करके और शायद कुछ किताबों से भी सीखा है। अब वो चाहती हैं कि जो कला उन्होंने सीखी है वो आपके पास भी पहुंचे। वो चाहती हैं कि आप भी उस कला को जानें, जिससे आप किसी के दिल में अपने लिए एक प्यारी सी जगह बना सकें। उनकी किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि किसी को कैसे इम्प्रेस किया जाए, बल्कि ये भी सिखाती है कि आप खुद को कैसे समझें, आपकी अपनी भावनाएं, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं। क्योंकि जब आप खुद को अच्छे से जानेंगे, तभी तो आप किसी और को भी दिल से समझ पाएंगे और उसे सच्चा प्यार दे पाएंगे। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग फीमेल साइकोलॉजी। दोस्तों, तो सीन कुछ ऐसा था। कॉलेज फेस्ट की भीड़ में रिया एक बेंच पर अकेली बैठी थी। आसपास शोर था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। दोस्त आने में देर कर रहे थे और वो बस लोगों को आते जाते देख रही थी। तभी अचानक से भीड़ में किसी का हाथ उसके कंधे से हल्के से टकराया। रिया थोड़ा चौंकी। उसने पलटकर देखा तो सामने एक लड़का था, आर्यन। चेहरे पर हल्की घबराहट, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, भीड़ बहुत ज्यादा है, आर्यन ने झिझकते हुए कहा। रिया ने बिना गुस्से के हल्की सी मुस्कान दी और बोली, कोई बात नहीं। उस छोटे से पल में कुछ था, एक हल्की सी हलचल, जैसे दिल ने चुपके से कोई सिग्नल पकड़ा हो। कुछ ही मिनटों बाद आर्यन फिर से लौट कर आया। इस बार उसके हाथ में एक ठंडा शरबत था। मैंने देखा आप अकेली बैठी हैं, गर्मी भी बहुत है, सोचा शायद आपको अच्छा लगेगा, उसने शरबत थमाते हुए कहा। रिया थोड़ी हैरान हुई। इस बार उसके हाथ जब आर्यन के हाथ से छुए तो एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन डर नहीं, बल्कि एक सुकून देने वाली जानी पहचानी सी भावना थी। वो शरबत सिर्फ एक पेय नहीं था, वो एक छोटा सा इशारा था। केयर, रिस्पेक्ट और दिल से जुड़ने की पहली कोशिश। बातचीत शुरू हुई। आर्यन ने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, उसने सुना, ध्यान से, दिल से। उसने कहा, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, लेकिन कभी किसी को यह बात बताई नहीं। उसकी बातों में कोई बनावटीपन नहीं था, वो जैसा था वैसा ही सामने था। रिया को महसूस हुआ कि पहली बार कोई ऐसा मिला है जो उसे सुन रहा है, सिर्फ सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। धीरे धीरे उसे वो टच नहीं, वो बातचीत ज्यादा याद रहने लगी, और उस बातचीत से भी ज्यादा वो अपनापन, वो एहसास कि शायद ये लड़का बाकी सबसे अलग है। अब देखो भाई, ये कहानी सिर्फ टच की नहीं है, ये फीलिंग्स की है। पहला टच एक्सीडेंटल लेकिन असरदार। आर्यन ने टकराने के बाद सॉरी बोला, लेकिन जिस तरीके से बोला उसमें डर नहीं, सम्मान था, और यही छोटी चीजें सामने वाले के दिल को छू जाती हैं। दूसरा टच केयर के साथ। जब उसने शरबत ऑफर किया, वो एक जेस्चर था, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं और तुम्हारी परवाह करता हूं। ये सिर्फ हाथों का टकराना नहीं था, ये भरोसे की शुरुआत थी। 3, इमोशनल ओपननेस। आर्यन ने अपनी कमजोरियां शेयर की। उसने बताया कि वो भी परफेक्ट नहीं है, और जब इंसान अपनी कमजोरियां दिखाता है तभी असली कनेक्शन बनता है। सोचो, एक भीड़ भरी जगह में दो अनजान लोग मिले और सिर्फ सच्चाई, सम्मान और थोड़ी सी हिम्मत के सहारे एक कनेक्शन बना। आर्यन ने कोई बड़ा डायलॉग नहीं मारा, न ही कोई स्मार्ट प्लान था उसके पास, बस उसने दिल से व्यवहार किया, और वही दिल रिया तक पहुंच गया। हमें भी यही सीखना है कि सामने वाला दिल से क्या चाहता है और हम कितने ईमानदार हैं अपनी इंटेंशंस में। हर छोटी कोशिश, हर सच्चा शब्द किसी की जिंदगी में जगह बना सकता है। जिंदगी में असली कनेक्शन
सिर्फ लुक्स या स्टाइल से नहीं बनते, वो बनते हैं जब आप किसी की परवाह करते हो, जब आप सुनते हो, जब आप अपना सच्चा रूप सामने लाते हो। लड़कियां सिर्फ तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे वैयक्तिक व्यवहार, केयर और ओपननेस से इंप्रेस होती हैं। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, याद रखना, पहली छाप जरूरी है, लेकिन दिल में जगह बनाना वो तुम्हारी सच्चाई से ही होगा। चैप्टर 2, द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉलेज में 2 लड़के थे, करण और राहुल। दोनों ही एक ही लड़की को पसंद करते थे, नेहा। करण हमेशा थोड़ा घबराया हुआ रहता था। जब भी नेहा से बात करता, उसकी आंखें नीचे रहती, आवाज धीमी और अनिश्चित। वो हर बार सोचता, क्या मैं अच्छा बोल पा रहा हूं? उसे मैं पसंद आ रहा हूं या नहीं? वो खुद को बार बार जांचता रहता था। कपड़े ठीक हैं या नहीं, बात ठीक थी या नहीं, कहीं नेहा बोर तो नहीं हो रही। राहुल एकदम अलग किस्म का था, बात वही करता जो करण करता था, लेकिन कैसे करता था? वो था फर्क। सीधी आंखों में देखकर, मजाकिया अंदाज में, अपनी बातों में दम और यकीन के साथ। नेहा से मिलते वक्त उसका चेहरा खुला होता, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग और मुस्कुराहट में एक अलग कॉन्फिडेंस होता। वो हमेशा ऐसा लगता जैसे उसे खुद पर भरोसा हो कि मैं जैसा हूं ठीक हूं। फिर आया कॉलेज प्रेजेंटेशन का दिन। करण स्टेज पर गया, हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने बातें भूलनी शुरू कर दी। नेहा उसे देख रही थी, सहानुभूति थी, लेकिन एक सवाल भी, क्या ये इंसान किसी दबाव में टिक पाएगा? अब बारी थी राहुल की। वो भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर नहीं चढ़ने दिया। बोलने की शुरुआत में उसने माहौल हल्का किया, फिर आत्मविश्वास के साथ बात रखी। पूरे हॉल में सन्नाटा था, लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, और नेहा, वह मुस्कुरा रही थी। बाद में नेहा ने दोनों से बातचीत की। करण ने अपने डर और इनसिक्योरिटीज के बारे में बताया। नेहा ने उसकी बात सुनी, हमदर्दी जताई, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, क्या ये बंदा खुद पर यकीन करता है? फिर राहुल से उसकी बात हुई। राहुल ने अपने गोल्स, एम्बिशंस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में जोश से बताया, बिना ज्यादा शो ऑफ किए, लेकिन भरोसे से। और वहीं नेहा के दिल में राहुल ने जगह बना ली। आखिरकार नेहा ने डेट के लिए राहुल को हाँ कर दी। दोस्तों, आत्मविश्वास एक अनदेखा मैग्नेट है। राहुल की बातें कोई क्रांतिकारी नहीं थीं, लेकिन जिस अंदाजे से वो उन्हें बोलता था, वो असर छोड़ती थीं। कॉन्फिडेंस में एक चार्म होता है जो सामने वाले को खींचता है। डर का असर सीधा दिखता है। करण की झिझक और घबराहट उसके चेहरे, बॉडी लैंग्वेज और बोलने में साफ दिख रही थी। और जब आप खुद पर यकीन नहीं करते, तो सामने वाला क्यों करेगा? तीसरा, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। नेहा ने दोनों को ऑब्जर्व किया। एक डरा हुआ था, दूसरा प्रिपेयर्ड और कंपोज्ड। कोई भी इंसान नेचुरली उस इंसान की ओर खींचता है जो कॉन्फिडेंट हो और अनसर्टन न दिखे। 4, सहानुभूति से आकर्षण नहीं बनता। नेहा को कर्ण पर तरस आया, लेकिन प्यार तरस पर नहीं टिकता। रिलेशनशिप में लोग ऐसे साथी को चाहते हैं जो इमोशनली स्टेबल और कॉन्फिडेंट हो। अगर राहुल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? राहुल कोई सुपरस्टार नहीं था, वो भी नर्वस हुआ, उसे भी डर लगता होगा, लेकिन फर्क ये था कि उसने उस डर को डोमिनेट नहीं करने दिया। उसने खुद को वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे वो था, फ्लॉज के साथ। करण में क्वालिटीज थीं, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं था। हम सब में क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें दबाकर इनसिक्योर बन जाइए, तो कोई उन्हें नोटिस नहीं करेगा। याद रखो, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बिलीविंग दैट यू आर इनफ। इस कहानी से एक सीधी सीख मिलती है, दुनिया अच्छे लोगों की कद्र करती है, लेकिन आत्मविश्वासी लोगों को पसंद करती है। आपका बर्ताव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, ये सब आपके अंदर के भरोसे को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझोगे, तो दुनिया आपको और भी छोटा बना देगी, लेकिन अगर आप फ्लॉज के बावजूद खुद पर यकीन करोगे, तो लोग आपको एडमायर करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 5 सिंपल स्टेप्स हैं। आई कांटेक्ट रखो, आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो। इससे सामने वाले को भरोसा मिलता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। साफ बोलो, अपनी बात को क्लियर और धीमी गति में बोलो। जल्दी में घबराकर बोलने से बात का असर कम होता है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, झुके रहना या कंधे नीचे रखना, ये सब तुम्हारे डर को दिखाते हैं। सीधे खड़े हो, शोल्डर स्ट्रेट रखो, फेल होने से मत डरो। राहुल ने भी डर को फेस किया, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं काफी हूं। हर दिन सुबह 2 मिनट के लिए खुद को आईने में देखकर बोलो, मैं काबिल हूं, मैं लायक हूं और मैं डरा नहीं हूं। तो कहानी में राहुल और करण दोनों ही आम लोग थे,
लेकिन राहुल को नेहा ने चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। आज भी दुनिया ऐसे ही लोगों को पसंद करती है जो खुद को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी बात बेझिझक रखते हैं। कॉन्फिडेंस इजंट अबाउट नेवर फॉलिंग, इट्स अबाउट गेटिंग अप, स्माइलिंग एंड सेइंग चलो फिर से कोशिश करते हैं। चैप्टर 3, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फ्लर्टिंग। एक बुक स्टोर में अदिति एक नई रिलीज हुई नॉवेल को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, लगता है अच्छी चॉइस है आपकी। वो पलटकर देखती है, एक मुस्कुराता हुआ लड़का ईशान उसी किताब को अपने हाथ में लिए खड़ा था। हाँ, मुझे इस ऑथर की लिखाई बहुत पसंद है, अदिति ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया। मुझे भी, ईशान बोला। उसने अपनी उंगली से किताब के कवर पर बने एक छोटे से डिजाइन को हल्के से छुआ और फिर एक सेकंड के लिए बात को जोर देने के बहाने अदिति की बाजू को भी हल्के से छू लिया, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे हवा सा एहसास। अदिति थोड़ी चौंकी, पर ईशान की मुस्कुराहट में न कोई घमंड था न कोई चालाकी, बस एक दोस्ताना शरारत। उस स्पर्श से उसके भीतर एक हल्का सा करंट, एक क्यूरियोसिटी जगी। बातचीत आगे बढ़ी। ईशान ने सिर्फ किताब की बात नहीं की, उसने अदिति से पूछा, आपको थ्रिलर ज्यादा पसंद है या रोमांस? बीच बीच में चुटकी ली, मजाक किया और अदिति हंस पड़ी। उसकी बातों में वो हास्य और सम्मान का संतुलन था, एक ऐसा एहसास जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही हो। जब अदिति ने एक पल के लिए किसी निजी परेशानी का जिक्र किया, ईशान की आंखों में आई संवेदनशीलता साफ दिखी। उसने कहा, कभी कभी किताबें ही हमें वो जवाब देती हैं जो लोग नहीं दे पाते। ये लाइन सीधी अदिति के दिल तक पहुंची। बुक स्टोर से निकलते समय ईशान ने सीधा कहा, कभी बैठकर इस ऑथर की और भी बुक्स पर बात करेंगे, और फिर नंबर मांगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए नंबर दे दिया, बिना किसी हिचक के। क्यों? क्योंकि ईशान ने सिर्फ बातें नहीं की थीं, उसने स्पर्श, शब्द, हंसी और समझ के जरिए एक ऐसा माहौल बना दिया था जो भरोसेमंद और आकर्षक था। फ्लर्टिंग कोई लाइन मारना नहीं है, एक आर्ट है। अब देखो, यहाँ 3 चीजें हुई जो इस चैप्टर का असली सार बताती हैं। 1, टी, पावर, ऑफ, लाइट, टच। ईशान ने एकदम टाइमिंग के साथ बिना अजीब लगे अदिति की बाजू को हल्के से छुआ। ये टच इंटेंशनल था लेकिन इमोशनल भी। हल्का टच न कोई कमिटमेंट मांगता है न ज्यादा बोलता है, बस एक कनेक्शन महसूस कराता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो टच बिल्ड्स ट्रस्ट, और ये एवोल्यूशन से जुड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है। तो प्लेफुलनेस प्लस ह्यूमर। फ्लर्टिंग का आधा जादू हंसी में होता है। ईशान ने अदिति को हंसाया, ताने नहीं मारे, न फ्लर्ट को मजाक बनाया, बस एक फ्रेंडली स्मार्ट कॉन्वर्सेशन रखी। हंसी सिर्फ जुबान खोलती है नहीं, दिल भी खोल देती है। 3, इमोशनल अट्यूनमेंट। जब अदिति ने थोड़ी उदासी जताई, ईशान ने उसे अनसुना नहीं किया। उसने सहानुभूति दिखाई, उसे समझा और उस भावना को जगह दी। यही होता है फर्क सच्ची फ्लर्टिंग और टाइम पास के बीच। अगर कोई इंसान आपकी फीलिंग्स को नोटिस करता है तो वो आपके दिल के काफी पास पहुंच सकता है बिना ज्यादा बोले। मास्टरिंग फ्लर्टिंग यानी अपने इमोशंस और टच को बैलेंस करना। तो बात सीधी है दोस्त, फ्लर्टिंग कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ये तो एक तरीका है सामने वाले को महसूस कराने का कि आप स्पेशल हैं। ईशान ने ना कोई चीजी लाइन मारी ना नाटकीय ड्रामा किया। उसने जो किया वो सोचा समझा लेकिन दिल से था। कभी सोचा एक आम सी मुलाकात एक बुक स्टोर में, एक छोटी सी बातचीत से इतनी बड़ी कनेक्शन बन सकती है? तो हम रोज जिनसे मिलते हैं, ऑफिस में, कैफे में, लाइब्रेरी में, वहां क्यों नहीं? क्या हमें हर बार लाइन मारने की जरूरत है? नहीं, बस एक अच्छी नजर, एक प्यारी मुस्कुराहट, थोड़ी सी हंसी और थोड़ा सा इंसानियत भरा टच, यही है असली जादू। और हाँ, संवेदनशीलता को कभी ना भूलो, वही आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो सीन ऐसा था, अदिति एक किताब देख रही थी। ईशान आया, एक सादा सी लाइन बोली, अच्छी चॉइस है आपकी। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई घुमा फिराकर बात नहीं। बातों बातों में उसने हल्के से अदिति को छुआ, ऐसा टच जिसमें कोई लिप्सा नहीं थी, बस जुड़ाव था। फिर उसने हंसाया, उसकी पसंद नापसंद पूछी और जब जरूरत पड़ी तो उसका साथ भी दिया। और अंत में बिना डरे ईमानदारी से नंबर मांगा। यही है स्मार्ट फ्लर्टिंग, जिसमें आप सामने वाले को रिस्पेक्टेड प्लस नोटिस्ड प्लस अप्रिशिएटेड महसूस कराते हो। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो याद रखना, देखो उसकी आंखों में ताकि वो आपकी सिंसेरिटी देख सके। एक हल्की हंसी लाओ ताकि माहौल सहज हो। अगर महसूस हो कि बात बन रही है तो एक हल्का टच, सिर्फ भावनात्मक कनेक्शन के लिए। और हाँ, सुनो ध्यान से,
क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, क्योंकि असली फ्लर्टिंग में लाइनों से ज्यादा लय होती है। एक अच्छी बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, वो बनती है स्पर्श, समझ और सच्चाई से। चैप्टर 4, डेवलपिंग योर सेक्सुअल इंटेलिजेंस। अर्जुन 26 साल का एक सीधा साधा लड़का, अच्छे कॉलेज से निकला, नौकरी भी ठीक ठाक, पर जब बात आती थी लड़कियों से बातचीत की तो जनाब एकदम जीरो। एक शाम वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया। हॉल में हल्की लाइटिंग, बैकग्राउंड में म्यूजिक, लोग हंसते बतियाते और अर्जुन एक कोने में खड़ा बस अपने जूस को घूरता हुआ। तभी रिया आई, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग। हाय अर्जुन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन थोड़ा घबरा गया लेकिन मुस्कुराया। हाय। रिया ने बातों बातों में कई बार उसकी आंखों में गहराई से देखा, हल्के से मुस्कुराई, अपने बालों को उंगलियों से घुमाया और अर्जुन के जरा पास आ गई। पर अर्जुन को लगा, यार ये लड़की कितनी फ्रेंडली है। असल में जो अर्जुन को फ्रेंडली लग रहा था वो दरअसल फ्लर्टिंग का क्लासिक सिग्नल था। उसी पार्टी में थी सोनिया, थोड़ी सीनियर, थोड़ी समझदार और सबसे जरूरी बात, सेडक्शन में मास्टर। जब वो किसी लड़के से बात करती तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में जादू होता। आई कांटेक्ट बनाए रखना, बात करते हुए हल्का सा झुकना और कभी कभी कंधे पर एक छोटा सा टच। सोनिया जानती थी कि कैसे बात से पहले फीलिंग क्रिएट करनी है। कुछ देर बाद रिया और अर्जुन एक ग्रुप में बैठे थे, सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी रिया थोड़ी झुककर अर्जुन से कुछ कहती है और उसकी हथेली पर हल्का सा टच करती है। अर्जुन सोचता है, वाह कितनी केयरिंग है ये, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि वो टच एक मैसेज था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसी समय सोनिया एक लड़के से बात कर रही थी जो थोड़ा शर्मीला था। वो समझ गई इसका कॉन्फिडेंस लो है। उसने अपनी आवाज धीमी रखी, आराम से बात की, ऐसे सवाल पूछे जिनसे सामने वाला खुल सके। कुछ ही मिनटों में वो लड़का मुस्कुरा रहा था और कॉन्फिडेंटली बात करने लगा। दैट्स कॉल्ड इमोशनल रीडिंग। सोनिया जानती थी कि स्पेस कब देना है और क्लोजनेस कब दिखानी है। जब पार्टी खत्म हुई, अर्जुन ने सोनिया से बात की और रिया वाली पूरी दोस्ती की कहानी सुनाई। सोनिया हंसते हुए बोली, अर्जुन दोस्ती नहीं थी वो तो सीधा ग्रीन सिग्नल दे रही थी। फिर उसने अर्जुन को समझाया, अगर लड़की आंखों में गहराई से देखे तो समझो इंटरेस्ट है, अगर वो मुस्कुरा रही है बार बार तो वो कंफर्टेबल है। बालों से खेलना नर्वस एक्साइटमेंट या अट्रैक्शन का साइन है। पास आना इमोशनल या फिजिकल क्लोजनेस की चाह। हल्का टच ये बहुत बड़ा संकेत है जब वो इंटेंशनली हो। अर्जुन सुनता रहा जैसे कोई सीक्रेट कोड डिकोड हो रहा हो। अब देखो, सेक्सुअल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल नॉलेज नहीं होता। ये उस छठी इंद्री की बात है जिससे तुम समझ सको कि कोई तुम्हें चाह रहा है या बस बात कर रहा है। हम इंसान सिर्फ शब्दों से बात नहीं करते, हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन, दूरी, टच, सब कुछ एक भाषा बोलते हैं। लेकिन अर्जुन जैसे लोग वो भाषा समझ नहीं पाते। सोनिया जैसे लोग उसे पढ़ते हैं और उसी से सिचुएशंस को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। ये इंटेलिजेंस कोई बाय बर्थ टैलेंट नहीं है, ये सीखी जाती है। जैसे तुम इंग्लिश या कोई स्किल सीखते हो वैसे ही तुम अट्रैक्शन की लैंग्वेज भी सीख सकते हो। अर्जुन ने ठान लिया, अब बस नहीं। अगली बार जब वो एक लड़की से मिला तो उसने उसके जेस्चर्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया। वो उसकी आंखों की डायरेक्शन, टोन, बॉडी की मूवमेंट और इवन पॉज को भी पढ़ने लगा। धीरे धीरे वो समझ गया कि कौन दोस्त है और कौन इंटरेस्टेड। अर्जुन अब वो अर्जुन नहीं रहा। वो थोड़ा ज्यादा अलर्ट, थोड़ा ज्यादा समझदार और थोड़ा ज्यादा आकर्षक हो गया। दोस्तों, अगर अर्जुन सीख सकता है तो आप क्यों नहीं? सोचो, अर्जुन जैसे लड़के को भी जब सोनिया ने थोड़ा गाइड किया तो वो चीजें समझने लगा। तो अगर तुम अब तक सिग्नल्स नहीं पहचान पा रहे हो तो चिंता की बात नहीं है, तुम सीख सकते हो। हर बार की गलती एक सीख है, हर ऑकवर्ड मोमेंट एक ट्रेनिंग है और हर सही पढ़ा गया सिग्नल एक जीत है। सेक्सीनेस इज नॉट फिजिकल, इट्स साइकोलॉजिकल। भाई बात साफ है, तुम्हारी सेडक्शन सिर्फ तुम्हारे कपड़ों, बॉडी या लुक्स पर नहीं है। तुम्हारी असली ताकत है तुम्हारी सेक्सुअल इंटेलिजेंस, यानी कि तुम कितना महसूस करते हो, कितना ऑब्जर्व करते हो और कब कौन सा सिग्नल पढ़कर सही कदम उठाते हो। जो लोग सिर्फ दिखावे पर चलते हैं वो एक सीजन के लिए याद रहते हैं, लेकिन जो लोग सुनते हैं, समझते हैं और कनेक्ट करते हैं वो दिल में बस जाते हैं। दुनिया बहुत कुछ कहती है लेकिन बिना बोले। जो लोग उसे सुन लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी आंखों में देखे, पास आए, मुस्कुराए
तो एक पल ठहरो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि शायद वो कुछ कह रही हो जो शब्दों में नहीं लेकिन दिल की जुबान में है। याद रखो, सेडक्शन कोई ट्रिक नहीं है, ये समझ की ताकत है, और समझ हमेशा वहां जागती है जहां तुम सच में देखना और सुनना शुरू करते हो। चैप्टर 5, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑफिस में दो लड़कियां थीं, प्रिया और श्वेता। प्रिया थोड़ी शांत, रिजर्व टाइप की थी, काम से काम रखती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। वहीं श्वेता एकदम फ्रेंडली, ओपन और बातें करने में माहिर। विशाल उसी ऑफिस में काम करता था और उसे प्रिया पसंद थी। वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन प्रिया हर बार सिर्फ हम ठीक है, कुछ नहीं जैसे जवाब देकर बात वहीं खत्म कर देती। विशाल को लगने लगा कि शायद प्रिया उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर एक दिन ऑफिस पार्टी में विशाल ने फिर से प्रिया से बात शुरू की। वीकेंड पर क्या कर रही हो? प्रिया का जवाब, कुछ नहीं, बस। वहीं उसी पार्टी में विशाल की बातचीत श्वेता से हुई। श्वेता ने पूछा, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? सुनो ना, कल जो मीटिंग में हुआ वो कितना फनी था ना। और फिर उसने कुछ मजेदार बातें शेयर की, विशाल की हॉबीज के बारे में पूछा और उसकी बातों में सच में इंटरेस्ट दिखाया। विशाल को हैरानी हुई कि एक ही बातचीत कितनी हल्की, मजेदार और कनेक्टेड महसूस हो सकती है। अगले कुछ हफ्तों में विशाल ने गौर किया, श्वेता जब भी बात करती है तो सामने वाले की आंखों में देखती है, हल्की सी मुस्कान, सिर हिलाना, कभी कभी हाँ फिर कहकर बात को आगे बढ़ाना। ये सब बातें उसे औरों से अलग बनाती थीं। वो ऐसे सवाल पूछती थी जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं आता था, बल्कि ऐसे जवाब जिनसे सामने वाला खुलकर बोल सके, अपने बारे में बता सके। विशाल को समझ आया कि बात करना सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सुनने की कला भी है। फिर एक दिन उसने फिर से प्रिया से बात शुरू की, लेकिन इस बार अंदाज बदला। तुम्हें वीकेंड पर क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? प्रिया ने पहली बार मुस्कुराकर देखा। अरे, मुझे पहाड़ों पर जाना पसंद है, चुपचाप बैठकर मौसम देखना, बस। वहीं से बातचीत की असली शुरुआत हुई। धीरे धीरे प्रिया खुलने लगी। विशाल ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, बीच में नहीं टोका और हर बात पर रिस्पॉन्ड किया। अब दोनों के बीच बातचीत थोड़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी, विशाल अब भी श्वेता के उस कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और इंगेजिंग अंदाजे से ज्यादा अट्रैक्टेड था। क्यों? क्योंकि श्वेता की कम्युनिकेशन स्किल्स में वो जादू था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। सुनो भाई, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। सही कम्युनिकेशन का मतलब है सुनना, महसूस कराना और जुड़ाव बनाना। इसमें 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। एक्टिव लिसनिंग। श्वेता सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो दिखा रही थी कि सुन रही है। आंखों में देखना, सिर हिलाना, बीच बीच में हल्के रिएक्शन देना। इससे सामने वाला फील करता है कि उसकी बात को वाकई में अहमियत दी जा रही है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हाँ या नहीं वाले सवाल बात को वहीं रोक देते हैं। लेकिन जब आप पूछते हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, या तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, तब बातचीत खुलती है, गहराई मिलती है। नॉन वर्बल सिग्नल्स, आपका बॉडी लैंग्वेज, टोन, चेहरे के हाव भाव, ये सब आपके कहे से ज्यादा बोलते हैं। अगर आपकी आवाज में गर्मजोशी है, आंखों में दिलचस्पी है और बॉडी ओपन है, तो सामने वाला खुद ब खुद कनेक्ट करता है। जरा सोचो, प्रिया एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी संचार शैली इतनी साइलेंट और क्लोज थी कि विशाल उसे समझ ही नहीं पाया। वहीं श्वेता ने सिर्फ अपनी बात करने की स्किल्स से ही, बिना ज्यादा कुछ किए, लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। अब सोचो, अगर श्वेता अपनी पॉजिटिव एनर्जी, एक्टिव सुनने और सही सवालों से इतना असर डाल सकती है, तो हम क्यों नहीं? हर दिन, हर बातचीत एक मौका है। या तो आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं या खुद को मिसअंडरस्टैंड करवा सकते हैं, और फर्क सिर्फ आपके कम्युनिकेशन में होता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कोई टैलेंट नहीं, ये एक सीखी जा सकने वाली सुपर पावर है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बस बोलो मत, सुनो भी, फील कराओ कि आप सामने वाले में सच में इंटरेस्टेड हो, और फिर देखो कैसे बातचीत से रिश्ता बनता है और रिश्ता से कनेक्शन, क्योंकि दुनिया की सबसे सेडक्टिव चीज होती है ध्यान। चैप्टर 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सुबह के ठीक 10:15 हुए थे। दिल्ली की एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंटरव्यू चल रहा था। दरवाजा खुला और अंजलि अंदर आई। उसके कदम थोड़े धीमे थे, आंखें जमीन की ओर झुकी हुई, कंधे ढीले और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं, जैसे खुद को पकड़ रखा हो। वो कुर्सी पर इस तरह बैठी जैसे उसे वहां बैठने का हक नहीं हो।
मिस्टर शर्मा, जो इंटरव्यू ले रहे थे, एक अनुभवी एचआर थे। उन्होंने बस अंजलि की चाल और बैठने का तरीका देखकर एक राय बना ली। यह लड़की शायद घबराई हुई है। सवाल शुरू हुए। अंजलि ने जवाब तो दिए, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी। वो आंखों में आंखें डालने से बच रही थी। हर 2 मिनट में उसकी उंगलियां आपस में मसलने लगती थीं। अब आते हैं दूसरे कैंडिडेट पर, राहुल। वो अंदर आया और एकदम सीधे मिस्टर शर्मा की आंखों में देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, न ज्यादा न कम। चाल में ठहराव था, लेकिन आत्मविश्वास भी। बैठते वक्त वो रिलैक्स था, लेकिन ध्यान भटका नहीं था। उसकी बॉडी कह रही थी, मैं यहाँ का हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जवाब देते वक्त उसकी आवाज साफ और स्थिर थी। उसने हाथों के छोटे छोटे जेस्चर से अपनी बात को और प्रभावी बनाया। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो नर्वस है, भले ही अंदर से हो भी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मिस्टर शर्मा ने अपनी असिस्टेंट से कहा, देखो, अंजलि में दम तो था, शायद एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ने बहुत कुछ कह दिया। और राहुल, वो तो जैसे इंटरव्यू नहीं, एक मौका लेकर आया था खुद को प्रूव करने का। रिजल्ट, राहुल को नौकरी मिल गई और अंजलि अच्छी पढ़ाई लिखाई और तैयारी के बावजूद सिर्फ इसलिए पीछे रह गई क्योंकि उसकी शारीरिक भाषा ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया। शब्द नहीं, शरीर बोलता है। अब सोचो, अंजलि ने एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो उसकी कमजोरी दिखाए, लेकिन फिर भी मिस्टर शर्मा ने उसे कमजोर क्यों समझा? क्योंकि इंसान 80% से ज्यादा कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से करता है। आई कांटेक्ट, आंखों से मिलने वाली नजर ये बताती है कि आप डरे हुए हो या भरोसेमंद। पोस्टर, झुके हुए कंधे और सिकुड़ा हुआ शरीर हमेशा हार का सिग्नल देते हैं। हाथों का हिलना मिलना अगर कंट्रोल में नहीं है तो सामने वाला आपकी बेचैनी पकड़ लेता है। ये सब नॉन वर्बल क्यूज हैं, यानी वो बातें जो आप बोले बिना कह देते हो। राहुल ने सिर्फ अपनी आवाज नहीं, अपने पूरे शरीर को एक मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया। मैं तैयार हूं, मुझे भरोसा है। और यही बॉडी लैंग्वेज काम आती है, सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, हर जगह। अगर राहुल कर सका तो तुम क्यों नहीं? अब जरा सोचो, राहुल में अंजलि जितना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने शरीर की चुप भाषा में महारत हासिल कर ली थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि आजकल लोग शब्दों से नहीं, फीलिंग्स से जज करते हैं। और फीलिंग्स दिखती हैं आपके हाव भाव, आपके चलने के तरीके, आपकी मुस्कान में। तो अगर एक आम लड़का सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करके नौकरी जीत सकता है, तो तुम क्यों नहीं? आत्मविश्वास दिखता है, बस महसूस नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं, मुझे डर तो लगता है, लेकिन मैं बोलता तो अच्छा हूं ना, या यार मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूं। पर लोग पहचानते क्यों नहीं? क्योंकि कॉन्फिडेंस एक फीलिंग नहीं है, वो एक प्रेजेंटेशन है। अगर तुम्हारा शरीर नहीं दिखा रहा कि तुम में भरोसा है, तो सामने वाला कैसे मानेगा? ये किसी भाषण का हिस्सा नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। प्रैक्टिकल पॉइंट्स जिससे बॉडी लैंग्वेज को सुधारा जा सकता है। सीधा खड़े हो, कंधे झुके हुए मतलब आत्मविश्वास भी झुका हुआ। कांटेक्ट बनाए रखो, डर के मारे नजरें चुराना तुम्हें कमजोर बनाता है। हाथों का यूज सोच समझ कर करो, घबराहट में हाथ हिलाना बंद करो। शांत रहो, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखो। ओवर एक्ट मत करो, लेकिन टेंशन वाली शक्ल भी मत बनाओ। बैठते समय रिलैक्स पर अलर्ट रहो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन लापरवाह नहीं। तो अगली बार जब तुम किसी मीटिंग, इंटरव्यू, डेट या स्टेज पर जाओ, याद रखना, तुम्हारा शरीर पहले बोलता है, शब्द बाद में आते हैं। अगर तुम डरे हुए दिखते हो तो चाहे कितनी भी अच्छी बातें बोलो, असर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम खामोशी से भी आत्मविश्वास दिखा दो, तो दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, ये तुम्हारा पहला इंप्रेशन है, और अक्सर आखिरी भी। बोलने से पहले दिखो वैसा। तुम्हारी चाल तुम्हारा आत्मविश्वास बन सकती है, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारा इंटरव्यू जीत सकती है, और तुम्हारी नजरें तुम्हारी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, डर दिखाओ या दम। चैप्टर 7, बिल्डिंग अट्रैक्शन एंड डिजायर। सीन शुरू होता है एक कैफे से। साक्षी, जो एक समझदार, आत्मनिर्भर और अपने ख्वाबों को लेकर क्लियर लड़की थी, अपने एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहुंची। वहीं उसकी पहली मुलाकात हुई रोहन से। लंबा, अच्छा दिखने वाला लड़का, अच्छे कपड़ों में, और सबसे बड़ी बात, वो काफी कॉन्फिडेंट था। लेकिन रोहन की कॉन्फिडेंस थोड़ी ही देर में दिखावे में बदल गई। पहली बातों में ही उसने अपनी नई BMW का जिक्र छेड़ दिया। फिर अपने फ्लैट की लोकेशन, सी फेसिंग है,
22वें फ्लोर पर। इसके बाद उसकी बातें उसके प्रमोशन, ट्रैवल और कॉलेज टाइम की अचीवमेंट्स पर आकर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। साक्षी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, इसमें मेरे लिए क्या है? रोहन की बातें थीं, खुद के बारे में, पर उसने एक बार भी नहीं पूछा कि साक्षी क्या सोचती है, क्या चाहती है। कुछ दिन बाद दोबारा मिले, सीन रिपीट हुआ, वही गाड़ी, वही बंगला, वही अचीवमेंट्स। इस बार साक्षी के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो डिस्कनेक्ट महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा था, ये लड़का तो बस खुद को बेचने में लगा है, मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता। और तभी कहानी में एंट्री होती है विराज की। विराज से साक्षी की मुलाकात एक किताबों की प्रदर्शनी में हुई। विराज शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कुछ छुपा हो जो यूं ही सबको नहीं दिखता। वो ज्यादा नहीं बोला, लेकिन जो भी बोला साक्षी से जुड़ा था। उसने पूछा, तुम्हें क्या पढ़ना पसंद है? तुम क्या सोचती हो रिश्तों के बारे में? वो ध्यान से सुनता, बीच बीच में एक दो बातों पर अपनी राय भी देता, बिना हावी हुए। एक बार उसने कहा, कभी कभी लोग दिखावे में इतने खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं असल कनेक्शन खामोशी में होता है। साक्षी को पहली बार लगा ये कोई अलग है, और यहीं से उसकी उत्सुकता शुरू हुई। कौन है ये लड़का? इतनी समझदारी कहाँ से आई? क्यों वो अपने बारे में कम बोलता है, और जो भी बोलता है इतना असरदार क्यों होता है? विराज ने ना तो साक्षी को ओवर अप्रोच किया, ना ही बार बार मैसेज, लेकिन जब भी मिला हल्की सी प्लेफुल छेड़छाड़, एक मुस्कान और कभी कभी एक लाइन जो साक्षी के दिमाग में घर कर जाती। धीरे धीरे साक्षी को रोहन की बातें रटी रटाई लगने लगीं, और विराज की खामोशियों में भी कुछ खास महसूस होने लगा। उन्हें हर बार मिलने के बाद वो उसके बारे में और सोचने लगी, उसने उस दिन वो बात क्यों कही? उसकी आंखें कुछ और बोल रही थीं क्या? वो इन सवालों में उलझती गई, और यही उलझन ही उसका आकर्षण बन गई। क्या हुआ और क्यों हुआ? देखिए, आकर्षण और इच्छा कोई जादू नहीं है, पर इसका मनोविज्ञान गहरा है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। 1. मिस्ट्री यानी रहस्य बनाए रखना। विराज ने सारा कुछ पहली ही बार में खोलकर नहीं रख दिया। उसने खुद के बारे में थोड़ी परतें रखीं, जिससे साक्षी को उसे जानने की इच्छा हुई। इंसान का दिमाग अनजानी चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, यही क्यूरियोसिटी गैप कहलाता है। तो इमोशनल कनेक्शन बनाना। विराज ने साक्षी से उसके ड्रीम्स, उसकी पसंद, उसकी वैल्यूज पर बात की। उसने सिर्फ सुनाया नहीं, सुना भी, और यही है वो जगह जहां आकर्षण गहराई पकड़ता है। 3. टीजिंग और हल्का चुलबुलापन। प्यार या आकर्षण सिर्फ गहराई से नहीं, मजेदार हल्के टेंशन से भी बनता है। विराज ने साक्षी को थोड़ा छेड़ा, थोड़ी प्लेफुल बातें की, जिससे उनके बीच रोमांटिक टेंशन बना रहा, वो लाइन जो दोस्ती से आगे ले जाती है। 4. ओवर ईगरनेस से बचना। रोहन ने सब कुछ तुरंत सामने रख दिया, जिससे वो डेस्परेट लगने लगा। विराज ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सामने वाले को सोचने का मौका दिया। सीधी बात, आप जितना खुद को एक्सपोज कर दोगे, सामने वाला उतनी जल्दी बोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रहस्य, गहराई और इमोशनल कनेक्शन साथ लाते हो, तो लोग आपको खुद ढूंढते हैं। दिखावा नहीं, दिल छूने वाला असर। सोचिए, एक आदमी जो पैसे, गाड़ी, स्टेटस सब कुछ दिखा रहा है, फिर भी वो लड़की के दिल तक नहीं पहुंच पा रहा, और एक दूसरा लड़का जो बस सुन रहा है, महसूस कर रहा है, और वो लड़की उसके लिए बेचैन हो जाती है। ये फर्क बताता है कि असली आकर्षण आपके अंदर से आता है, ना कि आप क्या दिखाते हो उससे। हम सब अपने अपने जीवन में कभी ना कभी रोहन बन जाते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन सच्चा असर तब पड़ता है जब आप सामने वाले को खुद की कहानी में जगह देते हो। अपने अंदर की रहस्यमय ऊर्जा को जगाओ। तो कहानी का सार यही है, पहली ही बार में अपनी पूरी किताब मत खोलो। थोड़ा अधूरा रहो, थोड़ा सस्पेंस रखो, थोड़ा इमोशन दिखाओ, और थोड़ा मस्ती का रंग भी भरो। जब आप सिर्फ सुनाते नहीं, सुनते भी हो, जब आप सिर्फ दिखाते नहीं, महसूस करवाते हो, तभी सामने वाला आपकी तरफ खींचता है, जैसे विराज ने किया। और याद रखो, सच्चा आकर्षण कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप दिल में उतरता है। अगर आप इस चैप्टर को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो ये 4 पॉइंट याद रखिए। खुद को धीरे धीरे एक्सप्लोर करवाइए, इमोशनल लेवल पर जुड़ने की कोशिश कीजिए, हल्के फुल्के प्लेफुल इंटरेक्शंस लाइए, जरूरत से ज्यादा ईगर मत बनिए। थोड़ी दूरी, थोड़ी रहस्यता में असली जादू है। चैप्टर 8, एस्केलेटिंग फिजिकल इंटीमेसी। मानसी और कार्तिक की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। बातों बातों में दोनों को एहसास हुआ कि उनकी सोच काफी मिलती है।
दोनों को पुरानी फिल्मों का शौक, खाने में वही पसंद, और दोनों ही इंट्रोवर्ट लेकिन गहराई वाले लोग। कुछ हफ्तों में दोस्ती डेटिंग में बदल गई, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। कार्तिक फिजिकल इंटीमेसी बढ़ाने को लेकर काफी सतर्क था। वो मानसी को बहुत पसंद करता था, लेकिन डरता था कि कहीं कुछ जल्दी कर दिया तो सब बिगड़ न जाए। एक शाम वो दोनों एक शांत हल्की रोशनी वाले कैफे में डिनर कर रहे थे। माहौल में एक सुकून था। कार्तिक ने जब मानसी की आंखों में देखा तो एक पल को लगा ये सही समय है कुछ नया कदम बढ़ाने का। उसने धीरे से अपना हाथ मानसी के हाथ पर रखा। मानसी ने बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ वहीं रहने दिया। कार्तिक के अंदर एक राहत की लहर दौड़ गई। ये छोटा सा टच उसके लिए बहुत बड़ा सिग्नल था। मानसी कंफर्टेबल है। दूसरी मुलाकात, नजदीकियां और सुकून। अगली बार दोनों एक मूवी देखने गए। एक इमोशनल सीन चल रहा था और अचानक मानसी का सिर कार्तिक के कंधे पर आ टिका। वो पल कुछ कहता नहीं था, लेकिन बहुत कुछ जता गया। कार्तिक ने एक भी हरकत नहीं की, ना हाथ बढ़ाया, ना कुछ बोला। बस उसे लगा वो मुझ पर भरोसा कर रही है। धीरे धीरे बढ़ता अपनापन। कुछ और डेट्स के बाद जब वो एक पार्क में बैठे थे, कार्तिक ने धीरे से मानसी के गाल को छुआ। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी तरफ थोड़ा झुक गई। कार्तिक ने महसूस किया कि अब दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बन रहा है जो सिर्फ बातों से नहीं, स्पर्श और मौन समझ से भी जुड़ रहा है। लेकिन कार्तिक की एक खास बात थी। वो हर बार मानसी के हाव भाव पढ़ता था। अगर कभी भी उसे जरा भी हिचक दिखती, वो तुरंत पीछे हट जाता। कभी कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस एक सम्मान उसकी भावनाओं और सीमाओं के लिए। इसे समझना क्यों जरूरी है? फिजिकल इंटीमेसी का मतलब सिर्फ टच नहीं, ट्रस्ट है। सिग्नल पढ़ना, जैसे मानसी का सिर कंधे पर टेकना या उसका हाथ पकड़ने देना, ये उसके कंफर्ट और ट्रस्ट के संकेत थे। अगर कभी वो पीछे हटती तो कार्तिक समझ जाता कि अभी नहीं। धीमी शुरुआत। कार्तिक ने कभी शुरुआत किस या हक से नहीं की। पहले हाथ पकड़ना, फिर हल्का गाल छूना, ये धीरे धीरे रिश्ते को पक्का करने के स्टेप्स थे। सीमा की इज्जत, ये सबसे जरूरी बात है। कार्तिक ने कभी मानसी को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उस पर दबाव है। माहौल का जादू, एक सही जगह, जैसे रोमांटिक डिनर, इमोशनल मूवी, ये सब इंसान को रिलैक्स करते हैं। इससे सेफ्टी और इंटीमेसी का माहौल बनता है। सचमुच का रिश्ता धीरे पकता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दबाजी में है, रिलेशनशिप्स भी इंस्टेंट कॉफी जैसे हो गए हैं। लेकिन कार्तिक की कहानी कुछ और सिखाती है। उसने खुद को रोका, उसने हर कदम सोच समझकर बढ़ाया, और इसी से उसका रिश्ता गहराता गया। अगर वो चाहता तो पहली डेट पर ही कुछ और कोशिश करता, लेकिन उसने वेट किया, रिस्पेक्ट के साथ। सीख ये है, अगर आप किसी को सच में पसंद करते हो तो उनकी स्पीड और कंफर्ट जोन का सम्मान करो। सिर्फ तभी एक गहरा, मजबूत रिश्ता बनता है जिसमें दोनों लोग खुद को सेफ, समझे गए और अपनाए गए महसूस करते हैं। तो कहानी यही कहती है कि कार्तिक कोई सुपर सेडक्टर नहीं था। ना उसके पास कोई ट्रिक थी, ना कोई लाइंस। उसके पास बस धैर्य, समझदारी और एक सच्ची भावना थी। और यही चीज सबसे पावरफुल होती है। आज जब मानसी और कार्तिक अपने उस सफर को याद करते हैं तो उन्हें वो पहला हाथ पकड़ना, वो कंधे पर सिर रखना और वो पार्क वाला गाल छूना सब कुछ बहुत स्पेशल लगता है। क्योंकि वो सब धीरे धीरे, सम्मान के साथ, प्यार के साथ हुआ। और यही होती है सच्ची फिजिकल इंटीमेसी, जो जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से बनती है। अगर आप भी किसी के साथ इमोशनली और फिजिकली कनेक्ट होना चाहते हो तो जल्दबाजी मत करो। उनके सिग्नल्स को पढ़ो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझो, और सबसे जरूरी, उनकी मर्यादाओं की इज्जत करो। क्योंकि असली सेडक्शन वही है जो सामने वाले को सेफ भी फील कराए और खास भी। चैप्टर 9, स्पाइसिंग अप योर सेक्स लाइफ। शादी को 5 साल हो गए थे। राहुल और प्रिया का रिश्ता प्यार भरा था, लेकिन अब वो पहले जैसी चिंगारी नहीं रही थी। शुरुआत में दोनों के बीच जोश था, एक्साइटमेंट था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ एक पैटर्न में ढल गया। एक जैसा फोरप्ले, वही बेडरूम, वही टाइमिंग और वही पुराना तरीका। धीरे धीरे दोनों को लगने लगा कि कुछ तो है जो मिसिंग है, लेकिन दोनों ही कुछ कह नहीं रहे थे। मन में था, लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन प्रिया ऑफिस से लौटते हुए एक मैगजीन देख रही थी। उसमें एक आर्टिकल था, कैसे अपने सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करें। वो पढ़ते पढ़ते मुस्कुराई, फिर थोड़ी देर सोचती रही। शाम को उसने वो आर्टिकल राहुल को दिखाया और हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अगर हम भी कुछ नया ट्राई करें तो कैसा रहेगा? राहुल थोड़ा चौंका,
थोड़ा शर्माया भी। मतलब कैसा नया? कुछ भी, जैसे बाहर किसी और जगह, या कुछ नया पहनना, कुछ फन ट्राई करना। राहुल ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, ट्राई करते हैं। उन्होंने शुरुआत की बहुत सिंपल तरीकों से। कभी रात में बालकनी में एक दूसरे को गले लगाकर बातें करने लगे, तो कभी लिविंग रूम में एक दूसरे को अचानक किस करने लगे। धीरे धीरे बेडरूम से बाहर का रोमांस भी उनके रूटीन का हिस्सा बन गया। प्रिया ने कुछ नई लॉन्जरी ऑन ऑर्डर की, थोड़ी सेक्सी, थोड़ी डिफरेंट। एक रात जब राहुल ऑफिस से लौटा तो उसे प्रिया का नया अंदाज देखकर वाकई झटका लगा। लेकिन दिल से, तुम आज बहुत अलग लग रही हो। प्रिया ने बस शरारती मुस्कान दी। एक दिन प्रिया ने मजाक में कहा, क्या तुम डॉक्टर बनोगे आज? राहुल हंस पड़ा, और तुम मेरी पेशेंट? बस यहीं से शुरू हुआ उनका नया फन, रोल प्ले। कभी वेट्रेस कस्टमर, कभी बॉस सेक्रेटरी। शुरू में थोड़ी हंसी जरूर आती थी, लेकिन फिर उस हंसी में ही इंटीमेसी का नया फ्लेवर घुलने लगा। अब उन्होंने हफ्ते में एक बार डेट नाइट फिक्स कर ली। ना कोई मोबाइल, ना कोई टीवी, ना कोई काम की बात, सिर्फ एक दूसरे के लिए वक्त। एक बार उन्होंने घर की छत पर कैंडल लाइट डिनर रखा, पुराने गानों के साथ, कुछ मीठी यादों के साथ। उस रात उन्होंने एक नया सेंसुअल गेम खेला, जिसमें दोनों को एक दूसरे की फैंटेसीज बतानी थीं। वो बातें जो सालों से अंदर दबा के रखी थीं, उस रात खुलकर बाहर आ गईं, और उस ऑनेस्टी ने उन्हें फिर से जोड़ दिया, और भी गहराई से। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजी की जो इस बदलाव के पीछे थी। 1. रूटीन तोड़ो ताकि एक्साइटमेंट वापस आए। हर दिन वही काम करो तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी फीका लगने लगता है। राहुल प्रिया की तरह सेक्स लाइफ भी अगर एक जैसा हो जाए तो बोरिंग लगने लगता है। जब उन्होंने जगह बदली, तरीके बदले, तो रोमांच वापस आया। 2. खुलकर बात करना सीखो। शुरुआत में दोनों डरते थे कहीं दूसरा बुरा ना मान जाए, लेकिन जब खुलकर फैंटेसीज बताएं तो उन्हें पता चला, अरे मेरी भी यही सोच थी। सेक्स सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का भी खेल है। जब तक बात नहीं करोगे, कनेक्शन अधूरा रहेगा। 3. नए नए एक्सपेरिमेंट करो। छोटी छोटी चीजें, जैसे एक नई जगह, नया गेम या नया किरदार बनना, ये सेक्स को एक्साइटिंग और प्लेफुल बना देते हैं, और यही प्लेफुल एनर्जी रिश्तों को भी ताज़ा बनाए रखती है। 4. सरप्राइज और स्पॉन्टेनिटी, इसे जिंदा रखो। जब प्रिया ने नया लॉन्जरी पहना, या जब बालकनी में अचानक किस हुआ, उन पलों में जो थ्रिल था वो कहीं और नहीं मिलता। कभी कभी बिना प्लानिंग के कुछ कर लेना रिलेशनशिप में चिंगारी पैदा कर देता है। अगर उन्होंने कर दिखाया तो तुम भी कर सकते हो। अब सोचो, एक ऐसा कपल जो एक दूसरे से प्यार करता है, फिर भी उनकी सेक्स लाइफ ठंडी पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, खुलकर बात की और कुछ नया ट्राई किया। उनका रिश्ता और भी मजबूत बन गया। तो अगर राहुल और प्रिया शादी के 5 साल बाद भी अपने रिश्ते में ताजगी ला सकते हैं, तो तुम भी ला सकते हो। जरूरत सिर्फ है थोड़ी हिम्मत, थोड़ी क्रिएटिविटी और ढेर सारा कम्युनिकेशन। तो भाई, बात बस इतनी है, अगर सेक्स लाइफ बोरिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। हो सकता है बस आपको सेम ओल्ड रूटीन से बाहर आने की जरूरत है। नई जगहें आजमाओ, खुलकर अपनी फैंटेसीज बताओ, सरप्राइज दो और लो, रोल प्ले करो, हंसो और एंजॉय करो। हफ्ते में एक डेट नाइट रखो, सिर्फ तुम दोनों के लिए, क्योंकि रिश्ते में रोमांस अपने आप नहीं रहता, उसे जिंदा रखना पड़ता है हर रोज थोड़ी मेहनत से। अंत में राहुल और प्रिया की कहानी एक याद दिलाती है कि पैशन कोई किस्मत से नहीं मिलता, उसे तैयार करना पड़ता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि रिश्ते में कुछ ठंडापन आ गया है, तो डरना मत, छुपना मत, बल्कि थोड़ा सा तड़का लगाओ। थोड़ी बात, थोड़ा फन और थोड़ा साहस, क्योंकि प्यार जब थोड़ा शरारती हो जाए तो जिंदगी और भी हसीन बन जाती है। चैप्टर 10, अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स। अमन एक ऐसा लड़का था जो बहुत कोशिश करता था लड़कियों को इम्प्रेस करने की। उसके पास पैसा था, गाड़ी थी, ब्रांडेड कपड़े थे और हर पार्टी में जाने का शौक। लेकिन इन सब के बावजूद जब भी वो किसी लड़की से बात करता, मामला बिगड़ ही जाता। एक दिन की बात है, एक हाई प्रोफाइल पार्टी में अमन की मुलाकात नेहा से हुई। नेहा एक सिंपल लेकिन इंटेलिजेंट लड़की थी। अमन ने जैसे ही बातचीत शुरू की, वो अपनी गाड़ियों, बंगलों और बड़े बड़े लोगों से अपने कनेक्शन की बातें करने लगा। जानती हो, मेरे डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, IPL टीम के ओनर को जानता हूँ। नेहा बस मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये बंदा खुद के बारे में ही बोले जा रहा है, किसी और की सुनना आता भी है इसे।
उस दिन के बाद भी अमन ने कई बार नेहा से मिलने की कोशिश की। अगली मुलाकात में वो एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर पहुंचा, महंगा परफ्यूम, ब्रांडेड पर्स और कुछ ज्वेलरी। नेहा थोड़ा चौंकी, बोली, इतना सब क्यों? अमन बोला, तुम स्पेशल हो, तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता हूं। नेहा मुस्कुराई, लेकिन इस बार और भी ज्यादा असहज हो गई। उसे लगने लगा कि अमन मानो उसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन बाद एक दिन नेहा उदास थी। ऑफिस की टेंशन, घर की उलझने, वो बस किसी से बात करना चाहती थी। अमन से कॉल पर बात करते हुए उसने अपनी परेशानी बताई, लेकिन अमन ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, अरे तू परेशान है? मेरी सुन, एक बार मेरी भी लाइफ में ऐसा हुआ था। फिर मैं अमेरिका गया, फिर मैंने ये किया, वो किया। नेहा ने फोन साइलेंट पर डाल दिया और एक लंबी सांस ली। वो सोच रही थी, मैं सिर्फ सुने जाने के लिए बात कर रही थी। ये फिर से खुद की कहानी शुरू कर बैठा। इधर कहानी में एंट्री होती है विक्रम की। विक्रम भी नेहा को पसंद करता था, लेकिन वो अलग था, शांत, सुलझा हुआ और ध्यान देने वाला। उसने कभी कोई बड़ा डायलॉग नहीं मारा, न किसी पार्टी में दिखावा किया। वो जब भी नेहा से बात करता, उसकी आंखों में देखता और ध्यान से सुनता। तुम्हें आर्ट पसंद है? किस टाइप की पेंटिंग? आज तुम कुछ उदास लग रही हो, सब ठीक है? नेहा को यह सब अजीब नहीं लगा, बल्कि सुकून देने वाला लगा। एक दिन जब नेहा परेशान थी, विक्रम ने बस चुपचाप उसकी बात सुनी, ना कोई सलाह दी, ना अपनी कहानी सुनाई। बस इतना कहा, तुम जैसी महसूस कर रही हो वो बिल्कुल जायज है, मैं हूं यहां। उस एक लाइन ने नेहा को भीतर तक छू लिया। उसे अब एहसास हो रहा था कि एक तरफ अमन था, जो हर वक्त खुद को साबित करने की जल्दी में रहता था। दूसरी तरफ विक्रम था, जो बस वहां मौजूद था, एक अच्छा श्रोता, एक समझदार दोस्त। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अमन जैसे लड़के अक्सर कर बैठते हैं। 1. जरूरत से ज्यादा दिखावा। जब आप बार बार अपनी दौलत, गाड़ियों या बड़े लोगों से कनेक्शन की बातें करते हो, सामने वाला सोचता है कि आप अंदर से खाली हो, सिर्फ बाहरी चीजों से खुद को इंपॉर्टेंट दिखा रहे हो। 2. प्यार को खरीदने की कोशिश। महंगे गिफ्ट्स देना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन जब वो इमोशन से नहीं बल्कि इम्प्रेस करने के मकसद से आता है, तो वो गिविंग नहीं, ट्रेडिंग लगता है। 3. सुनने के बजाय खुद की कहानी सुनाना। जब कोई अपना दर्द बांट रहा हो, तो वो सिर्फ सुना जाना चाहता है, जज नहीं किया जाना, न ही कंपेयर किया जाना। अमन ने यह नहीं समझा, विक्रम ने समझा। 4. जेन्युइन इंटरेस्ट की कमी। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब है सामने वाले की पसंद, दुख और बातों में रुचि दिखाना। ये दिखावा नहीं होता, बल्कि सच्चा कनेक्शन बनाता है। सोचो अमन को, जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो फेल हो गया, और विक्रम, जिसने ज्यादा कुछ किया भी नहीं, बस सच्चा और ध्यान देने वाला रहा, और वही दिल जीत गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लड़कियां या कोई भी इंसान सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे इंटरेस्ट और इमोशनल कनेक्शन से जुड़ता है। अमन की हार एक सबक है कि जरूरी नहीं जो ज्यादा चमकता है वो सबसे ज्यादा कीमती भी हो। अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप किसी को इम्प्रेस करने की सोचें, खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या मैं सामने वाले की बात सुन पा रहा हूँ? क्या मैं उसे वैसा फील करवा रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे करवाए? क्या मैं अपने दिखावे से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि याद रखो, सेडक्शन सिर्फ आर्ट नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट है। विक्रम ने कुछ नहीं किया, बस रियल बना रहा, और असली अट्रैक्शन हमेशा उसी की तरफ होता है जो दिखावे में नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई में चमकता है। तो यारों, अब तक तुमने सीखा कि सेडक्शन सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक कला है। तुमने समझा कि कैसे ध्यान खींचना है, कैसे भरोसा जीतना है, और कैसे किसी के दिल में इच्छा जगानी है, और यह भी जाना कि कहां पर गलती नहीं करनी है। याद रखना, ये सब सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये इंसानियत है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, महसूस करे, और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी समझ और तुम्हारी सच्चाई है। जैसा किसी ने कहा है, प्यार वो ताकत है जो दिल जीतती है, और अगर सच्चा हो तो हमेशा जीतती है। अब बारी तुम्हारी है। जो सीखा है उसे आज से जीना शुरू करो। डरो मत, पहला कदम लो। हर बातचीत एक मौका है, हर मुस्कान एक शुरुआत हो सकती है। और हाँ, अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें थोड़ी सी भी मददगार लगी हो, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब कोई जिंदगी बदलने वाली किताब आए, वो सबसे पहले तुम्हारे कानों तक पहुंचे। जाओ और अपनी आर्ट ऑफ सेडक्शन की कहानी शुरू करो। दुनिया तुम्हारे असली वर्जन का इंतजार कर रही है।